जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 3। तो हमारे साथ बने रहिए। केमिस्ट्री के अध्याय जो 2 होता है यानी कि चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, हम 2 पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ जाके देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए आज हम बात करने वाले पार्ट 3 का। और पार्ट 3 में होता क्या है तो चलिए हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले सीखेंगे क्या कि कोई भी अगर पदार्थ है तो उसे बनाया कैसे जाता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि एक पहला नाम होता है विरंजक चूर्ण। नाम तो सुने होंगे, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। या इसी का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। जो इसकी विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, इसका खासियत यानी कि गुण क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है आपका इसका, देखिए कि CaOCl2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका नाम आपको याद रखना है। कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2। या अगर पूछेगा CaOCl2 किसका सूत्र होता है तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। तो चलिए विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बात होगा कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। तो बात करते हैं कि शुष्क बुझे हुए चूने पर कितना, तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है हमारा विरंजक चूर्ण। फिर से सुनिए कि शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर क्लोरीन गैस को प्रवाह किया जाए तो हमारा क्या निर्माण होता है, तो हमारा विरंजक चूर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर समझ गए होंगे कि चलिए इसका जो होता है बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने, इसका सूत्र है CaOH होता है। CaOH का होल टू, और इसमें हम क्या दे, क्लोरीन गैस। ये हमारा हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना और इसको क्लोरीन गैस देते हैं। कितना तापमान देंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस हम तापमान देते हैं तो हमारा क्या होता है CaOCl2 आता है और बाद में जल H2O बाहर निकल जाता है। तो चलिए इसको लिख लेना है आपको, जो इसका सूत्र कैसे होता है, कैसे बना। अब हम बात करने वाले हैं कि विरंजक चूर्ण का कुछ न कुछ तो गुण होता होगा। इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए इसका गुण होता है क्या, तो इसका गुण होता है सबसे पहले कि यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। यह सफ़ेद और ठोस पदार्थ होता है। लिखते जाना है आपको, अगर लिखना है तो यह एक प्रकार का सफ़ेद होता है और ठोस होता है। और दूसरे गुण की बात करें तो इसमें से हमेशा क्लोरीन गैस जैसी गंध निकलती है। क्लोरीन गैस जैसी, क्योंकि क्लोरीन गैस प्रवाहित किए थे इसीलिए इससे क्लोरीन गैस जैसी सुगंध निकलेगी। उसके बाद है कि यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके, तनु अम्ल से, किस अम्ल से, तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है हमारा, तो क्लोरीन गैस बनाती है। तनु अम्ल से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण कौन सी गैस बनाती है, तो क्लोरीन गैस बनाती है। अगर इसको हम वायु मतलब हवा में इसको हम अगर खुला छोड़ दें, विरंजक चूर्ण के पैकेट को अगर हम खुला छोड़ दें तो उसमें से क्या होती है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और वातावरण में मिल जाता है। इसका अगला गुण है यह एक प्रकार का अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक कैसे है, जिसमें से जो क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाता है तो अस्थायी नहीं है, अस्थायी यौगिक है। बात समझ गए। अगर यह वायुमंडल में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड
अवघटित हो जाता है। इसमें होता है वायुमंडल में क्या, वायुमंडलीय नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो विघटित हो जाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण से समाप्त हो जाता है इसको खुला छोड़ देने पर। तो ये हमारा क्या हो गया, गुण हो गया। अब इसका कुछ ना कुछ क्या होता होगा, तो उपयोग होता होगा। चलिए इसका उपयोग होता क्या है। तो सबसे पहला इसका उपयोग हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का किसका उपयोग हम कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में कैसे, अगर कहीं पर जल जमाव हो तो उसमें अगर कुछ कीटाणु उत्पन्न हो गया हो तो हम उसमें क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण डाल देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सफ़ा हो जाएगा, यानी कि कीड़ा मर जाएगा, कीट का नाश हो जाएगा। उसके बाद हम इसका उपयोग करते हैं एक और बनाने में, उसका नाम है क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम इसका कागज़ फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कागज़ फैक्ट्री में करते हैं। आगे हम अगर बात करते हैं तो इसका हम उपयोग करते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सीख गए होंगे कि विरंजक चूर्ण आखिर बनता कैसा है और इसका गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। तो चलिए हम आगे बात करने वाले हैं। तो अगर लिखना हो कुछ तो इसमें से लिख सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं दूसरी चीज़ के बारे में, उसका नाम होगा खाने वाला सोडा। उसका नाम होगा खाने वाला सोडा या उसी का नाम है बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा या इसी का नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। चलिए इसको कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या है, इसका गुण क्या है, जैसे हम पढ़े थे विरंजक चूर्ण में। तो सबसे पहले इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 खाने वाला सोडा का नाम होता है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बनाने की विधि की बात करते हैं तो कहते हैं सोडियम कार्बोनेट के सांद्र को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संतृप्त कराते हैं तो क्या होता है, हमारा खाने वाला सोडा का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। किससे, तो सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस से हम इस पर रिएक्शन कराते हैं, मिलाते हैं, जिससे एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। उसी का नाम है खाने वाला सोडा, जो हम आप लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जो थोड़ी वाइट कलर का होता होगा। चलिए इसका कुछ ना कुछ गुण होता है क्या, तो गुण होता है खाने वाला सोडा का। तो सबसे पहले ये एक प्रकार का सफ़ेद चूर्ण होता है। पहला गुण इसका हो गया क्या, तो यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। उसके बाद यह जल में कम घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है, घुलनशील। अगर हम इसको पानी में डालें तो थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद पानी के अंदर घुलेगा, तो कम घुलनशील होता है। और इसका pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। इसका मतलब क्षारीय होता होगा, जो हम आपको क्षारीय पढ़ाए थे। उसके बाद करते हैं, अगर इसका pH मान 7 से अधिक होगा तो यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, तो नीला कर देगा, जो क्षारक का गुण है। बात समझ में आ गए होंगे आपको, जो इसका गुण क्या है। अब हम इसकी बात करते हैं क्या, तो इसका उपयोग के बारे में, इसका उपयोग के बारे में। किसका उपयोग, तो खाने वाला सोडा का उपयोग होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग किसके बारे में करते हैं, तो दवा के रूप में। जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि
ये क्षारक जो होता है अम्ल को उदासीन कर देता है, इसलिए हम इसको दवा के रूप में भी यूज करते हैं। उसके बाद करते हैं कि इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में भी करते हैं। जो प्रैक्टिकल रूम होता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि यह क्षारक है। क्षारक है, अगर किसी पर हम अम्ल पर डालें अगर तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अगर हम लाल लिटमस पत्र पर डालें अगर ये सोडा तो क्या हो जाएगा, हमारा नीला हो जाएगा। उसके बाद है इसका उपयोग किस में करते हैं, तो एक याद रख लीजिए, शराब में भी इसका उपयोग करते हैं, सोडा का, खाने वाला सोडा का। और इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है, अग्निशामक में भी इसका उपयोग हम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसका गुण और उपयोग सीख गए होंगे। तो आपको याद करते रहना है और लिखते जाना है, हो सकता है तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए। हम आगे बात करने वाले हैं, एक होता है धोबन सोडा। धोबन सोडा का मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा, जैसे एक प्रकार का जो सर्फ होता है जिससे हम कपड़ा की सफाई करते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, धोबन सोडा। धोबन सोडा, चलिए धोबन सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3। Na2CO3 इसका रासायनिक नाम है क्या, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं बेकिंग सोडा। अगर हम उसको क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, धोबन सोडा का निर्माण होता है और जल निकलता है। अगर इसकी हम बात करें सूत्र बनाने की विधि के, तो क्या होता है, NaHCO3 है। अगर हम इसको क्या करते हैं तो गर्म करते हैं, ये हमारा संकेत हो गया क्या चीज़ का, गर्म करने का। तो क्या होता है, Na2 आएगा और CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और बाद में क्या निकलेगा, तो जल निकलेगा और CO2 गैस अलग निकल जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा। तो ये हमारा हो गया बनाने की विधि का रिएक्शन। जो हम अगर बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट आता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिल जाता है। चलिए अब इसका हम कुछ ना कुछ फिर से गुण पढ़ेंगे, जैसा कि हम अभी पढ़े थे किसके बारे में, खाने वाले सोडा के बारे में। तो चलिए इसका सबसे पहला गुण है कि यह एक प्रकार का सफ़ेद होता है, सफ़ेद ठोस होता है और गैसीय पदार्थ के रूप में होता है एक प्रकार से। उसके बाद यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, यानी यह सोडा पानी में जल्द घुल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह लाल लिटमस पत्र को लाल को नीला कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाल को अगर नीला करे तो इसका pH मान 7 से अधिक होना चाहिए, यानी यह भी क्या होता है, तो हमारा क्षारीय होता है। बात समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि इसका गुण आप समझ गए होंगे। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग देखिए, उपयोग मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग करते हैं कि घरों की साफ़ सफाई में करते हैं। धोबन सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, साफ़ सफाई में, साफ़ सफाई में। उसके बाद अगर दूसरा उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। किसको, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। पेट्रोलियम जैसे हो गया डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी तेल, केरोसिन जिसे बोलते हैं, ये सब हमारे पेट्रोलियम, इसको हम शुद्ध करने में। अगर हम अगला बात करें तो इसका उपयोग हम कपड़ा भी साफ़ करते हैं। कपड़ा अगर गंदा हो जाता है तो कपड़ा भी साफ़ करते हैं, किससे, धोबन सोडा से। अगर बात करें आगे तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो साबुन बनाने में भी उपयोग करते हैं धोबन सोडा का उपयोग। इसके बारे में साबुन बनाने में। अगर आगे बात करें हम तो इसका उपयोग जो कठोर जल होता है उसे मीठा बनाने में हम करते हैं। कठोर जल को मीठा बनाने में। मीठा बनाने का मतलब हुआ क्या, साफ़ करते हैं यानी कि स्वच्छ करते हैं। अगर कुछ नमकीन जल हो यानी कि कठोर जल हो, भारी जल हो, उसे हम हल्का बनाते हैं यानी कि मीठा जल बनाते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। चलिए आगे हम सीखते हैं
आगे हमारा एक आता है पीओपी। पीओपी जानते होंगे कहीं, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक आ गया है आपका कि कहाँ गया, चलिए देखिए, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक मिनट, चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम शॉर्टकट में पीओपी भी कहते हैं। और पीओपी नाम सुनते होइएगा, जो आपके घर में भी हो सकता है, जो छत में पीओपी करता है वाइट कलर से, कितना अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू 1/2 H2O क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है। इसको बनाते कैसे हैं, तो जब होता है जिप्सम को, क्या, जिप्सम को 373 डिग्री, 373 सॉरी डिग्री नहीं होगा, 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम गर्म करते हैं जिप्सम को, तो हमारा क्या, तो हमारा होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समझ गए होंगे। यानी जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं जिप्सम को, तो हमारा क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है, यानी कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आखिर क्या गुण होता है, आखिर गुण क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण सबसे पहला है, यह एक प्रकार का सफ़ेद चूर्ण होता है। चूर्ण होता है, चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण होता है। और दूसरी बात करें तो यह जल के साथ मिलकर तुरंत कठोर बन जाता है। जल के साथ मिलकर तुरंत कठोर बन जाता है। समझ गए, यही इसका क्या है, तो गुण है, यानी कि सफ़ेद होगा और कठोर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, उपयोग होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, उपयोग। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति का, जब हाथ का या पाँव का हड्डी टूट जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लास्टर करने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, जो आप देखे होइएगा। उसके बाद करते हैं, यानी कि इसका हो गया प्लास्टर करने में। उसके बाद होता है जब मूर्ति का सांचा बनाते हैं, मूर्ति का सांचा बनाते हैं, डिजाइनिंग करता है मूर्ति, देखिएगा वहाँ पीओपी का डिज़ाइन किया रहता है, तो मूर्ति बनाने में भी हो सकता है। उसके बाद सतह को चिकना करने में, चिकना करने में अगर ये सतह है तो इसको हम अगर पीओपी कर दे तो बहुत चिकना, बहुत ही प्लेन यानी कि मुलायम हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं चिकना करने में हो जाएगा। उसके बाद होता है छेद को बंद करने में। अगर कोई भी छेद हो प्रयोगशाला में, प्रैक्टिकल रूम में, तो उसको हम क्या करेंगे, पीओपी से बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे। उसके बाद चलिए एक और सीखना है आपको इसमें अभी। एक होता है क्या आपका साधारण नमक। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, सीख गए होंगे, लिखना है तो लिख लीजिएगा। एक होता है इसमें साधारण नमक। साधारण नमक समझ रहे होंगे आप, साधारण नमक आखिर है क्या, साधारण नमक। तो चलिए इसका साधारण नमक का सूत्र होता है क्या, NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए इसका गुण के बारे में पढ़ते हैं। इसका गुण आखिर होता क्या है साधारण नमक का। तो साधारण नमक का गुण सबसे पहला देखिए कि यह एक प्रकार समुद्री जल से प्राप्त होता है, समुद्री जल से प्राप्त होता है, और इसीलिए स्वाद में क्या होता है, तो नमकीन होता है। समझ गए इसका गुण, जो है एक प्रकार के सफ़ेद होता है और यह नमकीन होता है, क्योंकि समुद्री जल से यह प्राप्त होता है।
अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप तो समझ रहे होंगे। जो नमक हम लोग खाते हैं वो साधारण नमक है। तो सबसे पहले इसका उपयोग हम किस में करते हैं, भोजन में करते हैं। उसके बाद बोले तो अचार बनाने में करते हैं, इसका उपयोग मुरब्बा बनाने में करते हैं। और इसका उपयोग हम बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इत्यादि के हम निर्माण में भी करते हैं। किसका, तो साधारण नमक का। बात समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि इसका आप उपयोग समझ गए होंगे। साधारण नमक आखिर है क्या, इसका सूत्र याद रखिएगा। चलिए हम आगे बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में, इस थर्ड पार्ट में। चलिए इसमें एक है, सबसे पहले यहाँ पर है कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पित्तल एवं तांबा, यानी पित्तल एवं तांबे। पित्तल एवं तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ, क्या खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। पित्तल एवं तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ यानी कि दही और अन्य भी खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए, पित्तल और तांबा का जो बर्तन होता है वो दही से और खट्टा पदार्थ से क्या करता है, तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, धातु हो गया। तांबा और पित्तल क्या है, एक प्रकार का आपका धातु हो गया। और खट्टा पदार्थ यानी आप पढ़े होंगे कहीं कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। बात समझ गए, यानी धातु से अभिक्रिया करके अम्ल जो है क्या हाइड्रोजन गैस निकालती है, इसीलिए वह पदार्थ खाने योग्य नहीं रह पाता है। और इसीलिए हम उसका उपयोग क्या करते हैं कि इसमें तांबे के बर्तन में या चाहे पित्तल के बर्तन में हो, हम दही चाहे खट्टा पदार्थ नहीं रखते हैं, क्योंकि वह खाने योग्य नहीं बचेगा, तो रख करके कोई फ़ायदा नहीं होगी, यानी कि हानिकारक हो जाएगा। तो समझ गए होंगे क्यों नहीं रखते हैं इसका, पित्तल के तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ नहीं रखते हैं, समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि एक होता है क्या, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहीं हो सकता है कि पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे, नहीं तो फिर से समझ लिए। क्या बोलते हैं, जब वर्षा का जो जल होता है ना, उसका पीएच मान जो है 5.6 से अगर कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक और आता है क्या कि दैनिक जीवन में, चलिए यहाँ देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पीएच के मान से, कि हम कृषि कार्य में इसका उपयोग करते हैं। क्या चीज़ में, तो मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करने में, कि हमारा मिट्टी सही है या गलत है। चलिए समझ गए होंगे। उसका बाद बोल रहे हैं कि पीएच का हम उपयोग करते हैं किस में, दवाई उत्पादन में भी करते हैं, कि दवा का जब उत्पादन होता है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो रक्त का पीएच मान ज्ञात करते हैं, यानी जो हमारा ब्लड है, खून है, उसका पीएच मान हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो मुंह का, यानी हमारे मुंह के अंदर जो लार होता है उसका भी पीएच मान ज्ञात करने में होता है। तो इसका महत्व समझ रहे होंगे। जलीय जीवन के संरक्षण में होता है, जो जल में जीव जंतु होता है उसके संरक्षण में। अगर हम किसी पानी को देखें, जांच कर ले पीएच से कि इसका पीएच क्या है, लेवल क्या है, तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं ना कहीं पानी में खराबी हो तो उसमें हम दवा दे करके उसको हम साफ़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जलीय जीव बच सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इसका पीएच का महत्व आखिर क्या है। चलिए आज हमारा अब लास्ट होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले है एक कि हाइड्रोजन का उपयोग, किसका, हाइड्रोजन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग यानी H2 का, यानी कि हाइड्रोजन हमारा है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन का हम रॉकेट ईंधन में करते हैं। जो रॉकेट हम छोड़ते हैं जो हमारे अनुसंधान केंद्र द्वारा, तो उसमें ईंधन के रूप में, जलावन के रूप में हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग हम हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में करते हैं। अमोनिया के निर्माण में करते हैं किसका? तो हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद हम इसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे। उसके बाद एक और उपयोग पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग है सोडियम यानी Na। सोडियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले होता है धातु से ग्रीज हटाने में। धातु में जब ग्रीज यानी कि जंग लग जाता है तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? सोडियम का। चलिए आगे बात करते हैं। इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो साबुन या अपमार्जक में करते हैं। किसका? तो सोडियम का। उसके बाद हम करते हैं इसका उपयोग किस में? तो कृत्रिम रेशे या फाइबर में हम क्या करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है बॉक्साइड अयस्क को शुद्ध करने में। बॉक्साइड अयस्क को शुद्ध करने में हम किसका उपयोग करेंगे? सोडियम का उपयोग कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज हमारे केमिस्ट्री का ये दूसरा अध्याय जो पढ़ रहे थे अम्ल क्षारक लवण, वो आज हमारा समाप्त हो गया। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो सबसे पहले जा कर के देख लीजिए। उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखना है। आपका प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।